आपने देखा कि हमारे पास तालाबंदी को लेकर एक मॉडल है न्यूजीलैंड का और एक मॉडल है ताइवान का, जिसने तालाबंदी नहीं की मगर बीमारी को कंट्रोल किया। न्यूजीलैंड ने तालाबंदी की और बीमारी को कंट्रोल किया और वहां एक लेवल से घटाकर दूसरे लेवल तक न्यूजीलैंड ले आया है। पर क्या इसका सुझाव विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से आया था? हम सब के दिमाग में पैंडेमिक शब्द आ गया है, जो 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि कोविड-19 को महामारी कह सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में यह बात ऐसे पहुंची कि उस दिन इसे महामारी घोषित की गई थी, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिक्शनरी में, उसकी नियमावली में सबसे बड़ा अलार्म जो चेतावनी है वो 30 जनवरी को जारी की गई थी। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, 194 देशों को यह चेतावनी जारी की गई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की नियमावली में इससे बड़ी कोई चेतावनी नहीं है। तो जवाबदेही के हर प्रश्न को 11 मार्च से नहीं 30 जनवरी से शुरू करना चाहिए कि हमने 30 जनवरी को, जब हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न की घोषणा हुई, उसके बाद से क्या किया। हमने WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन से पहले बात की थी। उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा रह गया था जो आज हम दिखाना चाहते हैं। हमने 2-3 सवाल पूछे थे कि तालाबंदी का फैसला क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन का था, क्या उसकी निर्देशिकाओं में, गाइडलाइंस में तालाबंदी है, और दूसरा, चीन को लेकर WHO पर जो आरोप लगते हैं उसके बारे में WHO का क्या कहना है। तो कोई समझ है कि इस संख्या के बाद हमें तालाबंदी हटा लेनी चाहिए, क्योंकि आपने जो क्वारंटीन की गाइडलाइन दी है उसमें पॉपुलेशन लॉकडाउन की बात नहीं है। WHO ने कभी लॉकडाउन की बात नहीं करी थी। उन्होंने सारे मेजर्स बताए थे, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह और बाकी पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जिससे ये डायग्नोसिस, डिटेक्शन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, कॉन्टैक्ट्स का क्वारंटीन, तो यही सारे जो मेजर्स थे। पर कई देशों ने इससे भी ज़्यादा कठोर तरह के मेजर्स यूज़ किए, लॉकडाउन वगैरह कई देशों में हम देख रहे हैं। तो अब बाहर निकलने का जो तरीका है वो जो है, इट हैज़ टू बी स्लो एंड मेजर्ड अप्रोच, और उसको मेरे ख्याल से देखते हुए, एक एक स्टेप को देखते हुए, समझते हुए अगला स्टेप लेना चाहिए। शुरू में आपने चीन को लेकर बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन चीन को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है कि WHO काफी नरम रहा चीन को लेकर, बहुत भरोसा करता रहा चीन पर, और इसी की वजह से आपने दुनिया को अलर्ट मैसेज देने में देरी कर दी। जैसे मैंने आपको बताया, WHO जो है वो हर देश के साथ सेम व्यवहार करता है और सेम रिलेशनशिप रखता है। हमारे 194 देश हैं जो मिलकर, इनको मेंबर स्टेट्स कहते हैं, WHO को चलाते हैं। हम तो सिर्फ सेक्रेटेरिएट हैं, ये देश ही हमें चलाते हैं और हमें नियम वगैरह बनाते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया, चीन ने 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को हमने इमरजेंसी टीम अपना ऑपरेट कर दिया था और 5 तारीख से जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो देने लगे थे। और 14 जनवरी को हमने ये भी कहा था कि ये एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, मनुष्य से मनुष्य, क्योंकि पहले जानवर से मनुष्य में आया, फिर जल्दी पता लग गया कि मनुष्य से मनुष्य में ये फैल सकता है, और पर सावधानी रहे। ये भी कह रहे थे कि पहले आपने कहा कि नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, फिर कहा कि ह्यूमन टू ह्यूमन है, फिर आपने कहा कि इमरजेंसी लगाते हैं, हेल्थ इमरजेंसी है 30 जनवरी को, लेकिन उसके पहले फिर बहुत आगे जाकर कहते हैं कि ट्रैवल पर बैन नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह का कंफ्यूजिंग सिग्नल WHO की तरफ से गया। पेंडेमिक 11 मार्च को घोषित करने में आपने बहुत देर की। एक डेट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, और वो है 30 जनवरी, जिस दिन WHO को सबसे ऊंचा जो इमरजेंसी है वो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और आज तक 70 साल के इतिहास में सिर्फ 6 बार ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बुलाया गया है, जैसे H1N1 में हुआ था, जीका में हुआ था और एबोला में हुआ था।
तो वो 30 जनवरी को जब सिर्फ 80 पेशेंट चाइना के बाहर मिले थे, एक भी मौत नहीं हुई थी। इंडिया में उसी दिन एक पहला पेशेंट मिला था केरल में। तो 30 जनवरी को ही वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इमरजेंसी हमने बोल दिया था। पैंडेमिक जो होती है वो सिर्फ इन्फ्लुएंजा के लिए इससे पहले वो शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो 30 जनवरी को पूरी दुनिया को बता दिया था कि इससे ज्यादा बड़ी इमरजेंसी नहीं हो सकती, सब सावधान हो जाएं, पूरा अपना एक्टिवेट करें। मैं एक रोकना चाहता हूं आपको, क्योंकि हम ये समझते हैं साधारण, मैं खासकर मैं भी इसमें ये समझता हूं कि 11 मार्च को आपने पैंडेमिक की घोषणा की थी, ये ज्यादा बड़ा अलार्म था 30 जनवरी की तुलना में। लेकिन आप ये कह रही हैं कि 30 जनवरी वाला ज्यादा बड़ा अलार्म था 11 मार्च की तुलना में। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस जो 2005 ने सब देशों ने मिलकर बनाया और उन्होंने कहा कि हम अब ये रेगुलेशन को हम यूज करेंगे जब कोई भी इमरजेंसी होगा, उसके प्रति ये सब जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न होता है वो सबसे ऊंचा होता है। कभी पैंडेमिक की बात नहीं करी ये देशों ने मिलकर। पैंडेमिक जैसे मैंने कहा, इससे पहले पूरे इतिहास में सिर्फ इन्फ्लुएंजा के लिए ये शब्द यूज किया गया। ये पहली बार ऐसा है कि और किसी बीमारी के लिए पैंडेमिक शब्द यूज हो रहा है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि 30 जनवरी को दुनिया को पूरी इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी और उसके साथ ही सारी बातें भी बताई थी। ये तथ्य को हम इग्नोर कर रहे हैं कि चीन में जो डॉक्टर ली थे जिन्होंने पहली बार बताई कि ये वायरस हो सकता है, तो ऐसे विसिल ब्लोअर की आवाज दबाई गई, बाद में उनका निधन भी कोरोना से ही हुआ। हाँ, ये जरूर बहुत अफसोस की बात है कि शुरू में जो डॉक्टर वहां पे बोल रहे थे उनकी बात सुनी नहीं गई। हो सकता है कि कुछ हफ्ते उससे गेन हो जाते, तो उसकी तो अफसोस की ही बात है वो। एक बहुत, अगर आप इसमें कुछ मदद कर सकें इस सवाल के जवाब में, कि भारत में कई तरह के स्टिग्मा हैं। जैसे कोई नर्स मोहल्ले में जा रही है अस्पताल से लौट के, तो लोगों को लगता है कि उससे फैल जाएगा, तो उस पर लोग हमला कर दे रहे हैं। कोई किसी का निधन हो गया है, अंतिम संस्कार के लिए गांव वाले जमीन नहीं दे रहे हैं, तो डेड बॉडी को लेकर या जो ह्यूमन बॉडी है जो चलता फिरता है, कई तरह के ऐसे कि छू देने से स्टिग्मा एक तरह से फैला हुआ है। कोई तरीका है इसको लेकर काउंटर करने का, आम लोगों को समझाने का? ये बहुत बहुत जरूरी है कि जो अफवाहें वगैरह फैलती हैं, रूमर्स फैलते हैं सोशल मीडिया में ज्यादातर, उसको लोग उस पर भरोसा ना करें और जो भरोसेमंद जगह हैं वहां से अपना इंफॉर्मेशन पाएं। जैसे सरकार के वेबसाइट से या एसएमएस वगैरह जो सरकार भेजती, जो डब्ल्यूएचओ का वेबसाइट है, अभी डब्ल्यूएचओ ने व्हाट्सएप हिंदी में भी शुरू किया है, जो चैटबॉट है वो हिंदी में इंफॉर्मेशन देती है और उसमें आप सवाल भी कर सकते हैं और डब्ल्यूएचओ से सवाल करके उसके आंसर्स मिल सकते हैं आपको। तो इस तरह के भरोसेमंद जगह से लोग अपना इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। और दूसरी बात आपने बहुत ठीक किया कि स्टिग्मा, क्योंकि मैं खुद एचआईवी और टीबी में मैंने बहुत साल काम किया है और मैंने देखा है कि एचआईवी और टीबी भी कैसे एक समाज को और एक परिवार को भी तोड़ सकता है। अपने माँ बच्चों के बीच में एक सस्पिशन और बड़ी दुख की बात होती थी जब मैं देखती थी। तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ये डर की बात नहीं है, मेरे ख्याल डर भी बहुत है लोगों में, क्योंकि 24 घंटे हम लोग देखते हैं। और इसमें मैं कहूँगी रवीश जी की मीडिया का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि ठीक तरह के इंफॉर्मेशन लोगों को दें, डर ना फैलाएं और एक दूसरे के एकजुटता की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है, हमें कंपैशन की ज़रूरत है, एक दूसरे को हेल्प करने की ज़रूरत है और घृणा से ना देखें। लोग बेचारे जिनको इन्फेक्शन हो गया है वो क्या कर सकते हैं, किसी को भी हो सकता है, तो और वो ठीक हो जाएंगे, मोस्टली ठीक हो जाते हैं लोग और उसके बाद वो इन्फेक्शन नहीं फैलाते हैं दूसरों को। तो घर से बाहर निकलना वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए और मेरे ख्याल ये समाज को अभी एकजुटता दिखानी चाहिए, यही टाइम है। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या स्वामीनाथन हमसे बात करने के लिए। मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया, लेकिन ये संवाद ज़रूरी था कि हिंदी में आप लोग भी बात करें, आप कर भी रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जैसा कि WHO ने हिंदी में चैट बॉक्स बनाया है, अन्य भारतीय भाषाओं में भी, दुनिया की अलग अलग स्वीकृत भाषाओं, जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसके अलावा भी WHO कोशिश कर रहा है कि उनमें संवाद की कोशिश की जाए, ज़्यादा जानकारी दी जाए। ये वक्त है वैज्ञानिक चेतना पर भरोसा करने का, क्योंकि महामारियों को हमने इसी विज्ञान से हराया भी है। ये ज़रूर है कि यही विज्ञान इस महामारी के समय इस वक्त हमारी उतनी मदद नहीं कर रहा, मगर भरोसे से ही हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिनेवा से हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार। नमस्कार।